फलान जी का बर्थडे और फलान जी का आज वो है, मैं और बर्थडे वाले की फ़ोटो इतनी सी और ख़ुद की फ़ोटो इतनी बड़ी नीचे हाथ जोड़े हुए। आई हेट दैट। मैं भी चाहता हूँ ईश्वर मुझे वैसी मृत्यु दे कि मैं कई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते बच्चों के बीच मेरा को ईश्वर अपने पास अपने श्री चरणों में स्थान। मैं काम करता था, उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया तो मैं 3 दिन तक पगला गया। हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ, राजस्थान से, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में मुझे बोलने का अवसर मिला। 18 वर्ष की उम्र में मैं खाने के साथ 3 हरी मिर्च खाता था। अभी खाता हूं तो एसिडिटी हो जाती सर। क्या हमें प्रति वर्ष 3 करोड़ स्नातक हिस्ट्री के चाहिए देश में? 5 करोड़ स्नातक क्या प्रति वर्ष हमें पॉल साइंस के चाहिए देश में? आज जैसे देश में एनालिटिक्स की इतनी ज़रूरत है, देश की कौन सी यूनिवर्सिटी में एनालिटिक्स में बैचलर्स प्रोग्राम है? अरे राइट ब्रदर से पहले तो हमने हवाई जहाज यहाँ बना दिया था। उस समय अपमान होता है। जो साइंस में इन्वेंशन करता हुआ बच्चा है ना, उसको लगता है साला मैं तो बेकार हूँ। मेरी एक विशेष पूजा पद्धति है, आप वो पूजा पद्धति नहीं मानते तो मैं बोलूँ मिस्टर अबीर पाकिस्तान भाग गया से। मेरे 8 पुश्त इस साइड में, कोई राजनीति में नहीं है और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 8 पुश्त आगे भी कोई राजनीति में नहीं आएगा। अगर प्रोफेसर गौरव वल्लभ यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के सेक्रीफाइस और उनके त्याग के कारण है। अबीर यहाँ बैठा है तो उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन आपके पेरेंट्स का है। जिस तरह से टीवी डिबेट्स हो रही थी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को क्रश किया जा रहा था, मैंने आपको कहा ना मैं डिबेट्स में भी जाता हूँ तो 1:6 का एक फॉर्मूला है मेरे पास। सुबह से अभी तक मैंने 5-6 घंटे प्रोबेबल क्वेश्चन सोचे कि आप क्या क्या पूछ सकते हो। आपके वीडियोस देखे, बिल्कुल आपके वीडियोस देखे, आपकी फितरत को समझा। ऐसे नहीं आऊँगा मैं। आपको हजारों लोग देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। आप वहाँ जाके गाली गलौज बकवास नहीं कर सकते सर। उनका टाइम खराब करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। पत्नी के साथ कई बार टीवी देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ अब ये एंकर ही अगला सवाल ये पूछेगा, तो उसको वो पूछते आपको कैसे पता? तो मैंने कहा मुझे पता है। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this is a brand new episode of What's Up Abir. Today, I'll be in conversation with somebody who always wears the philosophy of Congress on his sleeves, have amazing numbers related to economy on his fingertips, and savage replies on his mouth. Professor Gaurav Vallabh, welcome to AP Live Podcast. कैसे हैं आप? नमस्कार। ऑल वेल। अमूमन गेस्ट से यही पूछा जाता है कि अचानक से पॉलिटिक्स में आने का आपका सिलसिला हुआ कैसे, बट आई गेस मोर देन आपका पॉलिटिक्स में आने का सिलसिला, उससे पहले आई गेस आपकी लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। यू हैव बीन एन एकेडमिशियन एंड यू हैव बीन अ टीचर एंड अमेजिंग टीचर एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में। आई रियली वांट टू नो कि वो ट्रांजिशन कैसे स्टार्ट हुआ एंड इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग कि आप कहाँ पले बड़े, कहाँ आपका जन्म हुआ और उसके बाद कहानी को आगे। मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स थे, तो बचपन से मेरी एक ख्वाहिश तो थी कि बिकॉज़ मैं उनको देखता था, क्लासेस की तैयारी करते थे, रिसर्च पेपर्स लिखते थे, तो मेरी भी बचपन से ख्वाहिश होती थी कि मेरा भी पीयर रिव्यूड जर्नल में रिसर्च पेपर छपे, मैं भी पीएचडी कर लूँ, डॉक्टर लग जाए मेरे नाम के आगे। तो वो ख्वाहिश तो थी, पर मैं कुछ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस मैंने कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, कंपनी सेक्रेटरीशिप की एग्ज़ाम परीक्षा दी, तो उसके बाद एक प्रोफेशनल कैरियर भी खुल जाता है। तो मैंने कुछ समय रिज़र्व बैंक में नौकरी करी और उसके बाद जो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि हमेशा मैं जो करना चाहता था कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे प्रोफेसर का काम मिल जाए, तो मुझे रिज़र्व बैंक में कुछ समय बिताने के बाद मैं 2003 में एक जमशेदपुर बेस्ड बड़ा रेपुटेटेड बी स्कूल है देश का, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन का, तो वहाँ पे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का
अच्छा, अब आप उस कॉलेज का नाम नहीं लेते हैं क्या वैसे? नहीं, कॉलेज का नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आई एम प्राउड। हाँ, it's a boy. आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड। We are talking about XLRI Jamshedpur for all those people who... and it is, I am proud to be associated. That institute, I will not call that as a college. Yeah, it's true, an institute. That institute had a very big impact on my thought process, the way I take the things, and the ethical behavior. True. There is a lot of impact of that institute on my personality also. So I worked there. Then when I was in Steel City, Jamshedpur, तो मेरा लोगों से मिलने जुलने का हमेशा से फ्लेयर रहता था। Okay. वहाँ के सामाजिक संगठनों से भी मैं खूब जुड़ा। कोई ब्लड डोनेशन कैंप चलाता तो भी पहली पंक्ति में वो मुझे ही पाता। कोई गर्मी में शरबत देने का कैंप चलाता तो भी वो पहली लाइन में मुझे ही पाता ऑर्गेनाइज करने में। कोई बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कैंप चलाता तो भी वो मुझे ही पाता। तो मेरा एक फ्लेयर था लोगों के। और मुझे मैं बड़ा सोसाइटल आदमी हूँ। मतलब मैं वैसा एकांत में बैठ के नहीं। आई रिक्वायर, माई फैमिली मेम्बर्स यूज्ड टू टेल कि तुम्हें 4-5 आदमी हमेशा अपने साथ बात करने के लिए चाहिए। एंड दैट्स ट्रू। अगर नहीं मिलता तो मैं कई बार नीचे जाके लोगों से बात कर, और मेरे को मतलब बोलने से ज़्यादा आनंद मुझे सुनने में आता है। आज आप मुझे बोलने का ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, पर मुझे सुनने का बड़ा शौक है। अक्सर आप डिबेट्स में जाते हैं जहाँ कई बार बोलने मैं ज़्यादा नहीं बोलता। आपने डिबेट्स में भी देखा होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि आपके पास सत्य है और अगर आपके पास फैक्ट है तो एक लाइन 1 घंटे के बराबर है। एक लाइन। मैं जबलपुर से हूँ, एमपी में। वहाँ एक कहावत है कि कम बोलो मगर बम बोलो। बिल्कुल सही बात है। आई एग्री ऑन दैट। कम बोलो मगर बम बोलो, और भोलेनाथ का नाम भी लो बोलते बोलते। अब सिंस यू मेंशन्ड कि आपकी जर्नी एज अ टीचर कैसी थी, एक ऐसा सवाल जो शायद हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सोचा ही होगा। कई बार स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ उसकी वजह से? बिल्कुल, बहुत सिखाते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें सीखी। एक उदाहरण देता हूँ। मैं छोटे से शहर से निकला, राजस्थान से, तो मैंने अपने जीवन में कंप्यूटर पहली बार 1999 में देखा। उसके पहले नहीं देखा। और 2000 में मुझे पहली बार, जहाँ मैं काम करता था, उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया तो मैं 3 दिन तक पगला गया कि मैंने क्या अचीव कर लिया। व्हाट एन अचीवमेंट। IBM का थिंकपैड लैपटॉप था। मतलब मेरा ड्रीम हो गया, और मैं सुबह से शाम उस पर काम करता रहता, और मतलब उसमें और चीज़ें सीखता रहता। मैंने तो मेरी स्कूल में तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं। मेरे कॉलेज में भी किसी ने। क्यूरियस किड अंदर से निकल आएगी सब। मैंने 10वीं और 12वीं दोनों सरकारी स्कूलों से की। तो वहाँ पे तो सिर्फ टीचर आते थे, 10वीं तक तो दरी पे ही बैठ के पढ़ाते थे। नीचे बैठता था ऐसे, नीचे सर टीचर ब्लैक बोर्ड पे थे, हम नीचे बैठते थे दरी पे। तो मेरे पास वो, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैंने उसको सीखा। हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ, राजस्थान से। अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में मुझे बोलने का अवसर मिला। पहले शुरुआत के दिनों में बड़ी तकलीफ आती थी, क्योंकि सेंटेंस उतने ज़बरदस्त फ्रेम नहीं हो पाते थे जितना उन इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरतें थी। पर धीमे धीमे मैंने अपने आप को सीखता रहा। और अब तो हार्वर्ड में भी लेक्चर दे। मैं हार्वर्ड में भी दिया है मैंने। कई देश के सारे IIMs में जाके इलेक्टिव्स पढ़ाए हैं, कई बड़े बड़े इलेक्टिव्स फ्लोट किए हैं। तो कई पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड पे भी रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ, पेरेंट्स और ईश्वर मेरे पे बड़े दयालु रहे। बाकी मेरे माता पिता और परम पिता जो हमारे ईश्वर है, उनका मेरे ऊपर इतनी कृपा रही कि ये सब हो गया। बाकी
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ। मॉडेस्ट बन रहे हो आप। मैं मॉडेस्ट नहीं कर रहा। आप मेरे स्कूल के क्लास के बच्चों से भी पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी। दोस्ती है उनसे अभी भी? बिल्कुल है। मतलब इतने बड़े नेता बन गए हो आप, फेस बन गए हो, पब्लिक फेस। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? और क्यों, उनसे सीखने को मिलता है। वो कई चीज़ें बताते हैं। कई बार जब गलत कुछ बोल देते हैं तो मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हैं कि इसको इस तरह से बोलना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। आपको विश्वास नहीं आएगा होगा कि मैं तकरीबन मेरे 90% व्हाट्सएप का जवाब खुद देता हूँ। मेरे सारे ट्वीट, सारे फेसबुक, सारे यूट्यूब पे जो भी मैं डालता हूँ वो मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही डालता हूँ, खुद ही उस पर विश्लेषण करता हूँ। तो मैं तो अपना काम खुद करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद है। कई बार हो सकता है उसमें खुद करने के चक्कर में 3, 4, 5 दिन तक ट्वीट नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक कोई नई चीज़ नहीं मिलती मैं ट्वीट नहीं करता। जबरदस्ती हाइजीन नहीं बनाना। नहीं, मैं फलान जी का बर्थडे और फलान जी का आज वो है, मैं और बर्थडे वाले की फोटो इतनी सी और खुद की फोटो इतनी बड़ी नीचे हाथ जोड़े हुए, आई हेट दैट। मैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैं कई लोगों के जैसे पंडित नेहरू के जन्मदिन का करता हूं, इंदिरा जी का करता हूं, राजीव जी का करता हूं, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का करता हूं, पीवी नरसिम्हा राव साहब का करता हूं। तो मैं अपनी नीचे फोटो नहीं लगाता हूं, मैं सिर्फ उन्हीं की फोटो लगाता हूं, क्योंकि ये मुझे इट इज हाईली इरिटेटिंग। एक पता है, आपसे बात करते हुए समझ में आया, आप एक छोटे शहर से, राजस्थान के। बिल्कुल। तो आप इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। दिल्ली, बॉम्बे में ये अक्सर देखने को नहीं मिलता। छोटे शहरों में ना ये आउटडोर जो रहता है, हाँ। उसको पूरा घेर दिया जाता है। उसका पैसा कोई नहीं देता होगा, आई एम श्योर कोई नहीं देता, वो इलीगल होता है। घेर दिया जाता है। अब मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज होता है, हम नहीं सोचेंगे बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, आप करती है, हर कोई करता है। और पूरा घेर दिया जाता है। आज फलान फलान भैया जी का बर्थडे है और कम से कम 20 और फलान मित्र मंडल। और ये मैंने भी देखा, आप सही फरमा रहे हैं, मैंने देखा है। और जिसका बेचारे का बर्थडे है उसका फोटो का साइज ये और मित्र मंडल का साइज ये। तो यार व्हाट इज दिस? मुझे मतलब कई बार मैंने देखा है कि आपको दीपावली की शुभकामनाएं, और माता लक्ष्मी की फोटो इतनी सी, खुद की फोटो इतनी बड़ी। तो ऐसे लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी आशीर्वाद नहीं देगी, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं कई बार 4-4, 5-10 दिन हो जाते हैं, मैं जब भी ट्वीट करता हूँ मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई नया पर्सपेक्टिव हो। मान लो आपने ट्वीट कर दिया और 5 लोगों ने कर दिया, तो जरूरी नहीं है मैं वही विषय पे ट्वीट करूँ, ये मेरे कंपलसरी नहीं है। आर यू क्यूरियस किड कि आपको हर चीज में जानने की ऐसी वो रहता है कि, या क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है, ऑब्वियसली आपके बहुत सारे पर्सपेक्टिव होंगे हर चीज को लेके, बट इन जनरल एज ए इंसान भी आप वैसे हो? नहीं, इन जनरल देखो, इकोनॉमी और फाइनेंस में प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस रहा, मैंने अमेरिका से भी पढ़ाई करी और भगवान ने रास्ते खोल दिए मेरे लिए। बाकी मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी एज एन इंडिविजुअल, पर रास्ते खुलते गए, मैं उन रास्तों की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता रहा। तो फाइनेंस और इकोनॉमी पे तो मैं इन डेप्थ अपना एनालिसिस करता ही हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। पहले मार्केट में लोगों में इतनी मेरे प्रति पसंदगी नहीं थी। मेरे स्टूडेंट्स में मैं बड़ा पॉपुलर था। आप भले मेरे आप वहाँ भी वैसी बात करते हैं बिल्कुल जैसे अभी स्टेज पे बिल्कुल बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस में, मतलब यू कांट इमेजिन कि मतलब मैं अगर इलेक्टिव ले रहा हूँ तो 100% स्टूडेंट्स उस इलेक्टिव में एनरोल हो जाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया शुरू से, मेरे को मेरी कमियां भी बताई, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने। तो एमबीए में तो एमबीए इज ए पीजी, तो पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो ऐसा नहीं है, मैं उनसे सुनता भी था। और वो एज गैप भी ऑब्वियसली कम होगा, बहुत कम था। शुरुआत जब मैंने की तो कई स्टूडेंट्स मेरे से ज़्यादा एज के भी थे, और मैंने सुना, उनको समझा, उन्होंने मेरे कई कमज़ोरियों को हाईलाइट किया, उन कमज़ोरियों को मैंने बैठ के मिटाने का प्रयास किया। 30-40% मिटाई, 60% आज भी होगी, मैं ये भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कमजोरी मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। आप क्योंकि एसेस करके फिर आपको अपना पूरा माइंडसेट चेंज करके उस पर लगना पड़ता है। तो मेरे स्टूडेंट से, मेरे कलीग से
मतलब आप जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में काम करते हो, नौकरी करते हो, तो आपके कलीग भी हाईली लर्नेड लोग होते सही हैं। बात है। उनसे सीखा मैंने, सही बात है। उनसे खूब सीखा। मेरे माता पिता प्रोफेसर थे तो उनके दोस्तों से खूब सीखा मैंने, और मेरी पत्नी भी प्रोफेसर है। क्या बात है। तो मतलब अरे इतनी पढ़ाई। लर्निंग चलती रही, लर्निंग चलती रही, लर्निंग चलती आप रही। आज भी टीच करते हैं, आज भी पढ़ाते हैं? बिल्कुल But how बिल्कुल, do you पर manage? मैं रेगुलर नहीं, कुछ विषय स्पेसिफिक पढ़ाता हूँ। जैसे फाइनेंशियल रिस्क एक विषय है, वो मैं पढ़ाता हूँ। बैंकिंग एक विषय, कमर्शियल बैंकिंग, वो मैं पढ़ाता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ाता हूँ। तो मैंने पुस्तकें भी लिखी हैं इन विषयों पर। तो ये सारे विषय है जो मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। और मैं आपको सच बताऊं, पॉलिटिक्स में कई बार उतार चढ़ाव होते हैं, आदमी को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। मैं एक बार बच्चों के सामने क्लास में जाता हूँ, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल 0 हो जाता है, न्यूट्रल। बट वाई सो? पता नहीं, मुझे इतना आनंद आता है। मैं आज भी कहता हूँ, एकेडमिक्स इज माई फर्स्ट पैशन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई वॉन्ट, और मैं अगर किसी को आइडियली बताऊं, मैं मेरे कई दोस्तों को बोलता हूं कि यार आई वॉन्ट टू लिव लाइफ लाइक डॉक्टर APJ कलाम। दिमाग में यही नाम था मेरे भी। IIM शिलोंग में लेक्चर देते देते उनका देहा। मैं भी चाहता हूँ ईश्वर मुझे वैसी मृत्यु दे कि मैं कई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते 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 बच्चों के बीच मेरा को ईश्वर अपने पास, अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि यार आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ लाइफ व्हाट ही लेड, जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी लेड बाय एग्जांपल। बिल्कुल, ही वाज नॉट वन ऑफ दोस पीपल कि ये कर लो या वो करो, ही लेड बाय एग्जांपल। बिल्कुल। और जो प्रोफेसर आप बन जाते हो और एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में बन जाते हो, कई आदतें, सादगीपूर्ण की आदतें आपके सिस्टम में इम्बाइब हो जाती हैं। मैं कई जगह जाता हूँ, पब्लिक रैलीज में जाता हूँ, तो हवाई अड्डे से उतरता हूँ तो मेरे हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस या छोटा लैपटॉप बैग विथ वन ड्रेस उसमें रहती। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है कि हम वो, उठाएंगे। हाँ वो उठाएं, मैं उनको नहीं देता। मैंने कहा ये आदत ही खराब है, कभी किसी का बैग मत उठाओ। आप ये बात तो मैं एकदम आप एंडोर्स करूंगा। हाँ, मैं मेरा बैग नहीं देता। एक बार किसी और के हाथ से आप पानी पीना चालू कर दिए ना, फिर आप अपने हाथ से जाके फिल्टर से पानी नहीं उठाओगे। मैं कई बार कई बड़े बड़े लोगों के साथ ट्रैवल करता हूँ, वो बड़े लोग हैं, मंत्री रहे हुए, MP रहे हुए सब, तो उनके लिए वो फट से उनकी, मैं कभी भी उनके साथ, मैं कहता हूँ मैं फ़्लाइट में मिलूँगा आपको, क्योंकि आज तो आप ले जाओगे, कल तो मैं अकेला जाऊँगा। मैं अपनी आदत ख़राब ही क्यों करूँ? और मैं आराम से जाता हूँ। हवाई जहाज़ की जो सिक्योरिटी की लाइन में लगता हूँ, मुझे इतना आनंद आता है, 20 लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। इससे ज़्यादा आनंद की बात क्या? 20 लोग खड़े खड़े और ज्ञान दे देते हैं, बिना मांगे ज्ञान दे देते हैं। सर आपको वो वाली डिबेट में आपको ये बोलना चाहिए था, बिना मांगे। इससे बड़ी फीडबैक क्या मिलती? और सब लर्नेड लोग होंगे, प्रोफेशनल लोग होंगे। सर आपने उस दिन है ना, ये आप सरकास्टिकली बोल रहे हैं? नहीं, सरकास्टिक नहीं बोल रहा। कई आप चलिए, आप मेरे साथ, आप लोगों की फीडबैक आप सुनना चालू जरूरी करोगे, है, वो तो सही बात। आप अपने आप ही सही निर्णय लेना चालू कर दोगे। आप एनोनिमस फोन आते हैं मेरे पास, मेरा रूल है, अभी तक आप किसी को भी पूछ सकते हैं, कोई भी अननोन नंबर से फोन आता है मैं पिक करता हूं, कोई भी, और पूरी बात सुनता हूं। वो ऐसी कई बार बातें बता देते हैं कि सर बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, मैं आपको एक पेज बना के भेजता हूँ। आपको मैं अभी मेरे फ़ोन में दिखा दूँ कि लोग, मैं सर उत्तर प्रदेश बरेली से बोल रहा हूँ, सर आपको ये करना चाहिए चुनाव जीतने के लिए। मैंने कहा भाई 5 पॉइंट मुझे लिख के भेज दो, तो बोले यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। मैंने कहा भाई मेरे पास जीवन में एक ही नंबर रहेगा, 2 नंबर ना तो मैं रखूंगा, और 2 नंबर का मेरे को शौक भी नहीं है। मेरा एक ही नंबर है, और मेरा नंबर, आप मेरा नाम गूगल में डालेंगे, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा पब्लिक डोमेन में। हाँ, मैंने मेरी सारी डिग्रियां भी पब्लिक डोमेन में डाल दी, 10वीं से लेके PG तक की, आप देख सकते। कभी कोई पूछने आ गया तो भाई देखो, स्कोप ही नहीं रखना। हाँ। बट अच्छा चलिए, हम इसकी बात कर रहे हो, एजुकेशन की इतनी बात हो रही है। एक मेरी कंप्लेन हर गवर्नमेंट से रही है, मतलब वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट हो, किसी स्टेट की भी हो,
हमने हमेशा लिटरेसी पे फोकस किया है, हमने कभी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लूप होल है कि हम बस साक्षर करते जा रहे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 10वीं पास हो गए, हो गया, बढ़िया। आपकी बात सही है, पर लिटरेसी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन। हम सेकंड स्टेप पे जंप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अभी फर्स्ट स्टेप में ही 100% कामयाब नहीं हो पा रहे। अगर जब हम 100% यहाँ आएंगे तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। पर उससे भी बड़ा जो इश्यू है वो मुझे लगता है जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन है वो मिसिंग है सिस्टम से। मैं राजस्थान से आता हूँ, गांव में या छोटे कस्बों में 90% बच्चे बीए हिस्ट्री, बीए पॉल साइंस, बीए सोशियोलॉजी, बीए एंथ्रोपोलॉजी यही कर रहे हैं। ठीक है, बीए पब एड, ठीक है। मैं इन विषयों के खिलाफ नहीं हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, देश को समाज को इन विषयों की ज़रूरत है। पर क्या हमें प्रति वर्ष 3 करोड़ स्नातक हिस्ट्री के चाहिए देश में? 5 करोड़ स्नातक क्या प्रति वर्ष हमें पॉल साइंस के चाहिए देश में? और जो सिस्टम है, मैं एडवोकेसी करता हूँ कि सारे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें सारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा होनी चाहिए। बट वाई सो? मैं बताता हूँ आपको उसका कारण भी। एक तो जिस तरह की यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं होती है, 90% यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ, उसमें एक सवाल होता है या 10 सवाल होते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। उस 5 में से आपको 3 घंटे में 5 सवाल लिखने हैं। तो प्रति छात्र ऑन एन एवरेज 10 से 12 पेज एक सवाल पे लिखता है। अब मुझे ये बताओ, कौन सा प्रोफेसर 12 पेज की लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है? सही बात है। तो आपका असेसमेंट सही है ही नहीं और वो भरे जा रहा है। अब आपका जैसे पॉल साइंस है, तो अब आपने एक पूछा कि भाई डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी दिस बता दो। हाँ, ठीक है। अब वो उसमें 20 पेज लिख रहा है। देखो, उत्तर तो सही उत्तर तो आप 5 पॉइंट में आ लिखोगे जाएगा। वही होगा सही ना, बात है। पर उसको 3 घंटे को जस्टिफाई भी करना है। तो यूनिवर्सिटी को, मैं सारी यूनिवर्सिटियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एमसीक्यू बेस्ड, और उससे क्या पूरा सिलेबस कवर होगा। ट्रू। आप अगर 5 सवाल, प्रोबेबिलिटी बहुत, आप 5 सवाल ही देना है तो आप 50% कोर्स करके आप या 40% को चैप्टर पढ़ के आप परीक्षा में बैठ जाते हो, उत्तीर्ण कर लेते हो, सारे सवाल भी उत्तर कर देते हो। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी एमसीक्यू बेस्ड सिस्टम पे, और उसमें ऑब्जेक्टिविटी इतनी होगी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। आज बड़े बड़ी परीक्षा कैट है, जैट है, उनका रिजल्ट 10 दिन में, 15 दिन में आ जाता है। यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट जिस दिन परीक्षा होती है, लास्ट परीक्षा, उसके 3 महीने बाद आता है। कई में तो अच्छी रही तो, हाँ, कई में तो 6 महीने बाद आता है। तो मैं तो हमेशा ये एडवोकेसी करता हूँ कि आप एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा रखो जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो, और अगर डिमांड नहीं है एक विषय की तो उस विषय की सप्लाई को रोको। यूनिवर्सिटियों को, ये किसी ने आज तक सोचा ही नहीं, यूनिवर्सिटी की सप्लाई घटी नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटियों को प्रवेश देने से पहले इंडस्ट्री से इनपुट लेना चाहिए कि भाई मैं आपको 10,000 हिस्ट्री के स्नातक दे रहा हूं, आपको जरूरत है? तो बोलेगा नहीं, मुझे तो 200 ही चाहिए। तो रोको, 200 के बाद बंद कर दो हिस्ट्री का एडमिशन। आज जैसे देश में एनालिटिक्स की इतनी जरूरत है, पूरा बिजनेस, भले मीडिया हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, एफएमसीजी हो, एनालिटिक्स, और मैं आपको चुनौती देता हूं, आप इसका सर्वे करिए, देश की कौन सी यूनिवर्सिटी में एनालिटिक्स में बैचलर्स प्रोग्राम है? आई गेस पता ही नहीं है। वाइस चांसलर्स को ही नहीं पता एनालिटिक्स होता क्या है। आप छोड़ दीजिए प्रोग्राम। कौन से आईआईटी और कौन से आईआईएम में एनालिटिक्स का एक फोकस्ड प्रोग्राम है? मुझे नाम बता दीजिए। मैं यूनिवर्सिटी को ही क्यों गाली दे रहा हूं और क्यों उनको, यूनिवर्सिटियों को भला बुरा कह रहा हूं? तो हम जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम है उससे हम दूर भागते जा रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि हम बोलते हैं प्रतिवर्ष हम 3 करोड़ ग्रेजुएट देते हैं। नन ऑफ देम इज एम्प्लॉयबल। आपने उनको पढ़ाया क्या?
जो इंडस्ट्री की नीड है वो आपने पढ़ाया ही नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्रेन ऑपरेटर्स, बिग डिमांड इन द सिस्टम, वेदर इट्स ए रियल एस्टेट कंपनी। बट ऐसा कोई कोर्स नहीं है। कोर्स नहीं है, कौन ट्रेन कर रहा है ट्रेन ऑपरेटर? क्रेन ऑपरेटर कैन गेट 1 लाख रुपीज पर मंथ, 50,000 to 1 lakh rupees per month salary immediately if he knows how to operate the crane in a right manner. You require that is an amazing salary. I am telling you, if that is required in steel manufacturing, real estate company, even the flood and the disaster management, everywhere you require them. तो कौन उनको पढ़ा रहा है? हाउ टू ऑपरेट ए क्रेन इज दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, एंड वी आर गिविंग देम द ग्रेजुएट्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉल साइंस, एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग। इतने अपने जहां अपन बैठे हैं इस जगह के आसपास कम से कम 200 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। बिल्कुल। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या AI की बीटेक दे रहा है, ML की बीटेक दे रहा है, 3D प्रिंटिंग की बीटेक दे रहा है? क्या बीटेक है? सिविल। क्या बीटेक है? अरे सिविल की जरूरत, आजकल तो 3D में मकान बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है। आप वो भी सिविल इंजीनियरिंग बता रहे हो, कंक्रीट और सीमेंट और पत्थर और मिट्टी को कितना रेशियो में मिक्स करना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यू हैव टू। मतलब नोबडी सेइंग कि वो खराब है, मैं लेकिन कभी नहीं कहता, नहीं है। मैं कभी नहीं कह रहा हूं, वो बेसिक चीजें हैं, वो कोर है, वो रहनी भी चाहिए। पर हम एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्रिएट कर ही नहीं सकते। हमेशा आप सुनते होंगे एक बात, एक तरफ तो इंडस्ट्री के आप कोई भी MD या CEO के पास बोलेगा यार मेरे को तो अच्छे लोगों की जरूरत है, आदमी नहीं मेरे को मिलते हैं। दूसरी तरफ आप कॉलेज में जाओ, बच्चे कहेंगे नौकरी नहीं मिलती, वो कह रहे आदमी नहीं, ये कह रहे नौकरी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो दोनों को मैप करने का प्रयास ही नहीं कर रहे। स्किल का बहुत बड़ा एक गैप है बीच में, करेक्ट, नीड गैप है। करेक्ट। जब इतनी हमने पढ़ाई की बात की, इस पढ़ाई के पूरे एक बहुत सो कॉल्ड बहुत अच्छे एनवायरनमेंट से अचानक से सो कॉल्ड नॉट सो अच्छे एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स में कहां से एंट्री हो गई आपकी? देखो, मैंने आपको कहा ना, थोड़ा मेरा लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, उनके इश्यूज को समझना, इसका फ्लेयर तो मेरा फ्रॉम चाइल्डहुड था। ओके। आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल। ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो एकांत में बैठ के एक उपन्यास लिख के लिया है। ठीक है। उपन्यास लिखने के लिए भी मुझे 5 लोगों के साथ ही बैठना, रिसर्च करेंगे, बढ़िया ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसके बाद उसके बाद लिखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मुझे हमेशा अपने सबसे दिल के करीब लगती थी। 100% मैपिंग किसी व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी से नहीं हो सकती, पर जो दिल के सबसे करीब थी वो कांग्रेस पार्टी की और वो क्या है, अगर आप सिर्फ 2 लाइन में बता दें? 2 लाइन में बता दूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेकुलर आइडिया। साइंटिफिक टेम्परामेंट का अर्थ ये है कि कोई भी दुनिया का कोई भी समाज, कोई भी देश बिना विज्ञान और तकनीक के आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका और भारत में क्या अंतर है? अमेरिका में इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस भारत से 100 गुना ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। साइंस कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ग्रोथ। हम IT इंडस्ट्री में इसलिए बने क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में घुस गए। तो सबसे पहला तो ये, आप विज्ञान आधारित शिक्षा को और विज्ञान आधारित शिक्षा का अपमान मत करो। जो कब अपमान होता है? जब आप कहते हो अरे राइट ब्रदर से पहले तो हमने हवाई जहाज यहाँ बना दिया था, उस समय अपमान होता है। कब अपमान होता है कि यार ये सर्जरी तो इनको आती नहीं है, 300 साल पहले इंटरनेट वहाँ पे महाभारत काल में था, 400 साल, महाभारत में 4000 साल पहले वो संजय महाभारत का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहा था, वो इंटरनेट ही तो है। उस समय जो साइंस में इन्वेंशन करता हुआ बच्चा है ना, उसको लगता है साला मैं तो बेकार हूँ, इन्होंने तो 5000 पहले ही कर लिया था। तो ये एक तो साइंटिफिक टाइप। ठीक है। दूसरा मैंने बोला इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मीन्स मैं अकेला आगे बढ़ जाऊं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश जब भी आगे बढ़ेगा जब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। True.
आपकी 7% जीडीपी ग्रोथ है, 7.2% आया 2000 FY 2023 का, अभी 2-3 दिन पहले, और भुखमरी में आपकी रैंकिंग 107वीं 121 देशों में। तो लानत है ऐसे जीडीपी ग्रोथ पे। आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल भुखमरी से में आपसे बेटर कर रहे हैं, तो लानत है आपकी जीडीपी ग्रोथ पे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जीडीपी ग्रोथ। तो इंक्लूसिविटी। सर मतलब थर्ड पॉइंट पे उससे एकदम एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ग्रोथ का मापदंड पर कैपिटा रखना चाहिए, जीडीपी रखना चाहिए, या अगर इन दोनों में भी कुछ नहीं है, एक कॉमन इंसान को क्या ट्रेस करना चाहिए? नहीं, कॉमन इंसान को तो कुछ नहीं पता इकोनॉमिक्स क्या वो होता तो है। उसको क्या ट्रैक करना चाहिए? क्या ट्रैक करना चाहिए भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो तो जीडीपी का ही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें कमियां है, पर और पैरामीटर्स में उससे ज़्यादा कमियां हैं। ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होती है जीडीपी में कि हम कंपनियों के ग्रोथ का डेटा से जीडीपी निकालते हैं। ओके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ का डेटा आप कलेक्ट करते नहीं हो। ये रेडी पटरी वाले, ये ठेला वाले, जो छोटे एमएसएमई हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका डेटा आपके पास है नहीं। तो आप ये मानते हो कि अडानी जितना ग्रो कर रहा है वित्ता ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो कर रहा है, जो कि गलत है। तो आप कहते हो कि मेरी जीडीपी ग्रो कर गई 7.2%, और हमारी जो रियल इनकम है, आपकी रियल इनकम है, वो 7.2% ग्रो नहीं हुई। हम तो वहीं खड़े हैं, हमारी इनकम लेवल तो वहीं पे पड़ी है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण रियल इनकम और नीचे घट गई। ओके। तो ये एक तो मेरा दूसरा था, एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, दूसरा इंक्लूसिविटी, तीसरा मैं कहता हूँ सेकुलर थॉट प्रोसेस। मतलब मेरी एक विशेष पूजा पद्धति है, आप वो पूजा पद्धति नहीं मानते तो मैं बोलूँ मिस्टर अबीर पाकिस्तान भाग यहाँ से। मैं लहसुन प्याज नहीं खाता और आप खा रहे हो, तो मैं आपको क्या कहूँ, इसको पाकिस्तान भेजो, मारो इसको। मैं ब्लैक कलर का ट्राउजर पहनता हूँ, आप मान लो ब्लू पहनते हैं, तो आपको क्या कहूँ, आप देशद्रोही हो। तो मेरे को ये जो थॉट प्रोसेस है ना, वन इंडिया वन थॉट प्रोसेस, वन इंडिया वन मिल्क, वन इंडिया वन राशन, नहीं भाई साहब। हमारे को राजस्थान में सरस दूध होगा, कर्नाटक में नंदिनी होगा, बिहार पराग होगा, बिहार में सांची होगा, बिहार में सुधा होगा। हमको वो चाहिए भाई साहब, हमारे ऊपर मत थोपो, जबरदस्ती मत करो। हम राजस्थान में बाजरे का सोगरा और कड़ी खाते हैं, तो अब आप कह दो कड़ी खाने वाले सब देशद्रोही है। आप नहीं खाते, आपको अरे मैं नहीं खाऊंगा कड़ी, तो मुझे आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप बाजरे का सोगरा और कड़ी नहीं खाते तो भी अच्छे आदमी हो सकते हो। ठीक। तो ये तीन चीजें। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी। तो एक समय था, मैं क्लास में लेक्चर दिया मैंने, और बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। बच्चे क्या एडल्ट ही होते हैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, ऑन एन एवरेज 30-35 लाख रुपए पर एनम की सबकी नौकरियां लगती है, एंड दे फील वेरी हैप्पी एंड दे शुड बी ट्रू, दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। तो मैं उनको, मैं एक पॉपुलर प्रोफेसर था, तो वो मुझे बुलाते थे अपने अदर देन फाइनेंस की क्लास लेने भी। अच्छा। हाँ, तो मुझे शाम को बुलाया कि सर आप आओ, हमको एड्रेस करो। मैंने कहा ठीक है। आई टोल्ड दैम कि यार 30-35 लाख तो अच्छी बात है, पर जीवन में हमेशा भले ही 10 लाख कम मिल जाए, वो क्षेत्र में काम करना जो आप करना चाहते हो। अन्यथा क्या होता है, आप करना चाहते हो एफएमसीजी में, नौकरी मिल जाती है फाइनेंस कंपनी में, तो आप घुटोगे पूरे जीवन भर घुटोगे। तो मैंने उनको कहा भले 5-10 लाख कम मिल जाए यार, पैसे तो कमा लेगे, जब अगर तुम अपने मन का काम करोगे तो ग्रोथ वहाँ भी मिल जाएगी। हो सकता है शुरुआत में ना मिले। तो बच्चे तो फिर प्लेसमेंट, वैसे भी बच्चे तो एडल्ट होते हैं ये, और प्लेसमेंट होने के बाद तो प्रोफेसर्स को एकदम, क्योंकि उनको अब प्रोफेसर से कोई लेना देना ही नहीं, तो बोला सर आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, पर आपने कभी ऐसा किया कि आपने अपने मन का जो आपको इच्छा थी वो करने की प्रयास किया? तो मैंने क्लास में तो बोल दिया हाँ, आई ऑलवेज थॉट, बट व्हेन आई केम बैक तो मैंने सोचा मैं क्या करना चाहता था। तो मैंने कहा मैं तो लोगों के बीच रहना चाहता था, वो मेरे को बड़ा पसंद था।
तो मेरे को लगा कि मुझे ट्राई देनी चाहिए। तो ट्राई देनी चाहिए तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपकी आइडियोलॉजी के सबसे करीब है? कांग्रेस पार्टी। और उन्होंने जिस तरह से, मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मेरे 8 पुश्त इस साइड में, कोई राजनीति में नहीं, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 8 पुश्त आगे भी कोई राजनीति में नहीं आएगा। हम टिपिकल मिडिल क्लास लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे घर में वातावरण क्या होता है? अरे जेई करा दो, इसको नीट करा दो। बट फ्यूचर में जरूरी नहीं होगा, आप कैसे फ्यूचर की गारंटी? मैं बता रहा हूँ ना, आपको सोच बता रहा हूँ ना। आप बच्चों को उसी तरह से, मेरे पिताजी ने मुझे क्या कहा? सीए कर ले, सीएस कर ले, जिंदगी बढ़िया रहेगी, जिंदगी बढ़िया रहेगी, अच्छी कंपनी का सीएफओ बन, ब्रांड बना, सीईओ, रिसर्च पेपर लिख, बड़ा प्रोफेसर बन, फाइनेंस का एकदम विजार्ड बन। ये मेरे पिताजी ने, उन्होंने कभी नहीं कहा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर, चुनाव लड़, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो जो आप बच्चों को शुरू से जिसमें ट्रेन करते हो, हम टिपिकल मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे घर में बच्चे का जन्म होते ही हम बात करते हैं कि यार इसको, कोशिश करते हैं, बाकी तो ईश्वर और बच्चे की मेहनत है कि यार इसको जेई कराएंगे, इसको नीट कराएंगे, इसको बड़ा डॉक्टर बनाएंगे, इसको बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, इसको बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको बड़ा लॉयर बनाएंगे, ये बात करते हैं। और फिर माता पिता प्रयास, कोई आर्टिस्ट क्यों नहीं बनाना चाहता? हाँ, बड़ा आर्टिस्ट बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई मान लो अच्छा गीत गाता है तो अच्छा प्लेबैक बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात होती। और माता, कोई अच्छा फिजिकल बिल्ट अच्छा है, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाएंगे, और माता पिता उसके पीछे लगते हैं। ध्यान रखो, कोई भी बच्चा अगर प्रोफेसर गौरव वल्लभ यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के सेक्रीफाइस और उनके त्याग के कारण है। अबीर यहाँ बैठा है तो उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन आपके पेरेंट्स का है। सेरेना विलियम्स अगर विंबलडन खेल रही है तो उसके माता पिता का सेक्रीफाइस है। बिल्कुल सही बात। उन्होंने अपना पूरा जीवन खा पाया, पूरा दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी। तो हम, हाँ, तो मैंने वहाँ तक पहुँचा तो मैंने अपने आप से सोचा यार मैं क्या करना चाहता था। तो मेरे को लगा मैं शायद ये काम करना चाहता था। और मतलब मैंने सोचा कि बच्चों को मैं कुछ समझा रहा हूँ और खुद कुछ और कर रहा हूँ, तो वो कहावत हो गई, खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को दे उपदेश। तो मैंने ये बड़ा, और मेरे सारे दोस्तों ने, सब ने मुझे रोका कि मत जाओ, मत जाओ, यू हैड ए वंडरफुल कैरियर। मैं वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर इन इंडियन हिस्ट्री बना हूँ। एट द एज ऑफ 32 आई वॉज फुल प्रोफेसर। बहुत 32 पे मैं फुल प्रोफेसर था, जो कि लॉजिकली इंसान 45-50 में बनता है। अरे 45-50 में भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो बनता है। तो मैं, तो कईयों ने मेरे को कहा यू कैन बिकम वाइस चांसलर इन नेक्स्ट 5-7 years, यू आर ऑलरेडी प्रोफेसर, यू कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ एन IIM, यू कैन बी UGC चेयरमैन और something like that, because you are so young, the entire career is in front of you. पर मैंने सिर्फ, मेरे माता पिता ने और मेरी पत्नी ने ये कहा कि जो दिल में आए वो जरूर करना। But there must be political ambitions as well. किसके? मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ मेरा ये एम्बिशन जरूर था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे डिसीजन से लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो, और मैं लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहता था। और लोकतंत्र में बिना राजनीति के आप कैसे कर सकते हो? ये एम्बिशन है मेरे में, आज भी है। छुपाता छुपा छुपाई का गेम नहीं खेल। झूठ क्या बोलना है? क्यों? जो है तो है। अरे क्यों बोलना भाई साहब? बोलना जो है तो है। क्यों बोलना? आप कहो मैं ABP न्यूज में हूँ और मैं ABP न्यूज का CEO या एडिटर नहीं बनना चाहता, तो ये क्या, ये तो मूर्खतापूर्ण। और एस्पिरेशंस हमेशा ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। तो मैंने कहा है, वो भी था। तो इस कारण से ये जर्नी इस तरह से फोल्ड हुई कि मैं पॉलिटिक्स में आया। और पॉलिटिक्स में आने के बाद जो मैंने देखा माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति, आप एक बड़े मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, पर जिस तरह से टीवी डिबेट्स हो रही थी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को क्रश किया जा रहा था,
क्रश, जैसे जिसको कहते हैं ना हमाम दस्ते में डाल के ऊपर से चारों तरफ से, मतलब एक तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन आ जाता है, एक कोई न्यूट्रल बैठ जाता, इकोनॉमिस्ट या न्यूट्रल एक्सपर्ट, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन से भी खतरनाक होता। तो उस माहौल में मैंने को आपने दे दी डिबेट्स। मैं सॉफ्ट स्पोकन आदमी, मेरे को चिल्ला चोट इतनी आती नहीं ना, मैं ऐसे तू वो कीड़ा है और तू वो है और तू तेरा वो है और तेरा बाप वो है, और ना मैं ऐसे पर्सनल अटैक आज तक मैंने नहीं किया सर, टच वुड, और ना कर And I hope आप कभी ना नहीं करो, करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, कोई नहीं, किसी को भी नहीं करना चुप रह जाता हूँ उस माहौल में। आप मैं डिबेट में बैठ गया, आपने मुझे बैठा दिया, तो हालत ख़राब हो गई मेरी शुरुआत के 1-2 महीने, मतलब चारों तरफ से बमबारी, आपके पास कोई है। तो मैंने सिस्टम निकाला और मैंने आपको कहा ना मैं डिबेट्स में भी जाता हूँ, तो 1:6 का एक फार्मूला है मेरे पास। 1:6, ओके। अगर आधे घंटे की डिबेट है और 3 घंटे की प्रिपरेशन नहीं है तो बोल दो मेरा पेट दुख रहा है, जाओ ही मत। क्या बात है। मैंने आज तक उसको फॉलो किया। आपके लिए भी आज मैं तैयारी करके आया हूँ, सुबह से अभी तक मैंने 5-6 घंटे प्रोबेबल क्वेश्चन सोचे कि आप क्या क्या पूछ सकते हो। आपके वीडियोस देखे, बिल्कुल आपके वीडियोस देखे, आपकी फितरत को समझा, ऐसे नहीं आऊंगा मैं, बिल्कुल। बट ये शायद डिसिप्लिन टीचर या प्रोफेसर बनने से आया है। डिसिप्लिन, आप जब कैमरे के सामने बैठे हो, आपको हजारों लोग देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, आप वहां जाके गाली गलौज बकवास नहीं कर सकते सर, उनका टाइम खराब करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आज भी आया तो आपको मैंने जो समय दिया उस आपने कहा एक घंटा है, तो मैं 6 घंटे की प्रिपरेशन करके आया हूँ, और मैं आपको मोबाइल में दिखा सकता हूँ। मैंने प्रोबेबल क्वेश्चंस बनाए आप कि आप जैसा आदमी क्या क्या सवाल पूछ सकता है, और उस प्रोबेबल क्वेश्चंस के दिमाग में आंसर सोचे। जब मैं आया तो मेरा एक 1:6 का फॉर्मूला है, अगर मेरा 1:6 नहीं हो पाता मैं डिबेट नहीं करता। आई एम सॉरी। वाओ। आधा घंटा है 3 घंटा प्रिपरेशन, 1 घंटा है 6 आवर्स प्रिपरेशन। बट इतना टाइम निकल पाता है ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली मैंने कभी भी जीवन में 1 या 2 डिबेट से ज़्यादा की ही नहीं कभी दिन में, मैंने नहीं किया। आप सर टचवुड अपन बैठे हैं, लोगों का प्यार क्यों है? क्योंकि बकवास नहीं करी, नया पर्सपेक्टिव दिया, तैयारी के साथ बात करी लोगों का। और मैंने हर एंकर के लिए जब मैं डिबेट करता था, अभी तो साल भर से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, हर एंकर के FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस निकाल लिए थे। अच्छा, कि ये क्या क्या FAQs होते हैं इसके, क्योंकि हर एंकर की एक स्टाइल होती है। बट वो गलत है फिर तो मैं बोलता हूँ कि फिर तो आप इनोवेशन कभी किए ही नहीं ना। नहीं इनोवेशन क्या, मुझे पता, एक इंसान हमेशा नए सवाल पूछ सकता है। कुछ नहीं, अब पूछना चाहिए उसे। सर FAQ का मतलब ये नहीं कि कंपोजिट लिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, उसमें नए आते हैं। अच्छा, पर दीज आर मोर फ्रीक्वेंटली, उसमें ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं होते। उससे पता चल जाता होगा टेम्परामेंट क्या है इंसान का। सर सबका, अबीर जी मैंने तो सबके बारे में मेरे को पता है क्या। इवन मैं कई बार तो पत्नी के साथ कई बार टीवी देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ अब ये एंकर ये अगला सवाल ये पूछेगा, तो उसको वो पूछती है आपको कैसे पता? तो मैंने कहा मुझे पता है, सब याद हो गया है, मुझे पता है, क्योंकि आपकी एक स्टाइल, जैसे मेरी भी एक स्टाइल है। हाँ, ऐसा नहीं है आपके साथ अगर मैं 4 घंटे बिता लूंगा तो आप भी प्रेडिक्ट करने लगोगे मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ। हाँ, ट्रू, वैलिड पॉइंट। हाँ, तो उसकी तैयारी करके मैं जाता था। 1:6 का मेरा सिस्टम था। और पंडित नेहरू का एक कोट हमेशा दिमाग में रख के जाता था, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज बेस्ड ऑन योर लाइकिंग। और अगर फैक्ट्स मेरे अगेंस्ट में है तो मैं चिल्लाकर उस फैक्ट को दबाने का प्रयास नहीं किया। बट ऐसा हुआ है आपके अगेंस्ट फैक्ट? मतलब नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते।
बट सर हाउ डू यू काउंटर इट फ्रॉम अ स्पोक्सपर्सन पॉइंट ऑफ व्यू? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे एक फैक्ट है जो मेरे अगेंस्ट में है, आपने बोला, मैंने सुना, पर मैंने चिल्ला चोट नहीं करी उस फैक्ट को। मैंने उस फैक्ट के ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दे दिया। ठीक है, ठीक है। डिबेट्स अबीर इज नॉट फॉर विनिंग एंड लूजिंग। लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो जंग नहीं है, ये कोई जंग नहीं है, ये वार्तालाप है। ये नहीं है कि आप ऐसा डायलॉग मारो कि यह निरुत्तर, कोई निरुत्तर नहीं होता है। आप डायलॉग बाजी ज़्यादा करोगे, वो चिल्लाना चालू कर देगा। आप सौम्यता से, सभ्यता से अपनी बात रखो। अगर आपकी बात में दम है तो वो चुप हो जाएगा। अगर आपकी बात में दम नहीं है तो वो चिल्लाएगा आपके ऊपर। और जितना आपके ऊपर कोई आदमी पर्सनल अटैक करता है, इसका मतलब आपकी बात में दम है। ये एक और रूल है डिबेट्स का। कोई अगर मेरे कपड़ों पे, अब मैं अगर कभी ऐसा डिबेट देखूंगा तो गौर करूंगा। ये सब रूल्स जो आपने मुझे बताए, ये सब देखूंगा आराम से। कोई आपके कपड़ों पे कमेंट कर रहा है, कोई आपके हेयर स्टाइल पे कर रहा है, कोई आपके कास्ट पे कर रहा है, रिलीजन पे कर रहा है, एक्सेंट पे कर रहा है बोलने के, तो इसका मतलब आपके फैक्ट्स का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। आप देख लेना। और क्योंकि फैक्ट्स का उत्तर होता है तो वापस फैक्ट आता है। मैंने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया। मैंने फैक्ट्स का उत्तर फैक्ट से देने का प्रयास किया। अगर कई बार मेरे पास फैक्ट्स नहीं होते तो मैं एक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव दे देता। ठीक, विच इज ऑल्सो फाइन। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं, वी आर सिटिंग इन 2023 और करीब करीब मोटा मोटी 1 साल 11 महीने 1 साल बाद वापस से लोकसभा इलेक्शंस होंगे एंड नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी। बीजेपी की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, कोलिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ डू यू सी कांग्रेस ग्रोइंग टू दीज 11 मंथ्स? क्या होने वाला है, क्या नया होने वाला है? ऑफ कोर्स आप प्लान तो मुझे नहीं बताओगे, वो आपका ठीक है, वो जानना भी नहीं चाहिए। थिंग्स हैव बीन बेटर फ्रॉम पास्ट 2-3 मंथ्स इन फेवर ऑफ कांग्रेस, बट बहुत ज्यादा फेवर में भी नहीं है। नहीं, आप देखिए, इस साल हमने बीजेपी से इस साल 3 इलेक्शन फेस टू फेस लड़े। गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक। 3 इलेक्शन में हम बीजेपी नेक टू नेक, मतलब हमारा और बीजेपी का फाइट था, थी ना? हाँ, कई जगह क्लियर विन था, कई जगह फाइट था। गुजरात में बीजेपी ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया। हिमाचल और कर्नाटक से हमने बीजेपी को हटाया। तो अब रिजल्ट्स को आप कैसे डिनाई कर सकते हो? बीजेपी के अगेंस्ट में लोगों का मेंटेलिटी बन रही है, ये रिजल्ट्स हैं। कोई मुझे बोलता सर 2014 में आप हारे, बिल्कुल हारे साहब, एक्सेप्ट करता हूं मैं। 2019 में हारे, बिल्कुल हारे, एक्सेप्ट करता हूं। बीजेपी ने हराया हमको। आई एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, सीइंग इन द कैमरा, आई एम सेइंग दिस। और कोई ना कोई हमारे पास हमारे कुछ वीकनेस होगी, ये भी एक्सेप्ट करता हूं। भारत का वोटर अत्यंत समझदार वोटर है। भारत का मतदाता अत्यंत समझदार है। उसको पता है कि क्या उसके लिए और देश के लिए हित में है। हम भारत के वोटर को ये नहीं कह सकते इसने बीजेपी को दे दिया। अरे 60 साल हमको भी दिया। हमारे को भारत की सरकार चलाने का सौभाग्य दिया, राज्यों की सरकार चलाने का सौभाग्य दिया। तो कर्नाटक में जिस तरह से, मैं खुद वहाँ मीडिया का इंचार्ज था, जिस तरह से कर्नाटक का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और हमने लड़ा, जो ये बीजेपी का मॉडल है ना कि कोई भी इलेक्शन हो हम मोदी जी को आगे कर देंगे। वार्ड पंच का इलेक्शन हो तो भी मोदी जी, पंचायत का इलेक्शन हो, सरपंच का हो तो भी मोदी जी, विधानसभा का इलेक्शन हो तो भी मोदी जी, एमएलसी का इलेक्शन हो तो भी मोदी जी, संसद सदस्य का, एमपी का, लोकसभा का इलेक्शन हो तो भी मोदी जी। लोग अब बोर हो गए सर। बट कैन आई काउंटर यू विद समथिंग, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसा तो आप कांग्रेस में भी देखते हो, कहीं भी कोई भी पोस्टर लगाओ राहुल गांधी की फोटो होगी। अच्छा, आप ये बताइए, कर्नाटक का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ठीक है। हर जगह हमारे 5 फोटोज थी। ओके। मैं आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी,
सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार जी। ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, कर्नाटक के बीजेपी के कौन से पोस्टर पे मोदी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो थी? अमित शाह की भी फोटो होगी? नहीं थी, नहीं थी। मतलब आई हैव टू आप टेक दिस फैक्ट, मतलब मैं अग्री या डिसएग्री दोनों नहीं करूंगा। अबीर, एक चीज आप और मेरी इतनी गुडविल है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो फैक्चुअली मैं गलत बोलने से अच्छा मैं खामोश हो जाता हूँ। ठीक है, मेक सेंस। तो आप अब हर जगह डबल इंजन ट्रिपल इंजन कि लोग बोर हो गए। लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोई निदान मिल नहीं रहा है। तो अब लोग वो जन्म घुट्टी पीने के मूड में नहीं है। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले 6 महीने में चुनाव है, 4 राज्य। मैं उसी पे आने भी वाला था कि ये 4 काफी बड़े स्टेट्स हैं और उसमें से 3 बहुत बड़े नाम हैं। 4 में से 2 राज्यों में हमारी स्वयं की सरकार है अभी सिटिंग। एक राज्य में बीजेपी हमारी सरकार चोरी करके ले गई और एक राज्य में एक रीजनल पार्टी की तेलंगाना में सरकार है। आपको मैं दावे से कह सकता हूं कि चारों राज्यों में जो रिजल्ट आएंगे वो कांग्रेस के अत्यंत फेवरेबल होने वाले। और मैं जब ये बात कह रहा हूं तो हमने कोई डाटा एनालिसिस किया है, ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया, उसके बाद आपको ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है प्रोफेसर वल्लभ, चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि अगर सरकार बनेगी, बट इसकी क्या गारंटी है जो MP में हुआ वो वापस से नहीं होगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि MP में क्यों हुआ? नहीं, एक मिनट नहीं, आप समझिए, ठीक है, उस फिर आप भी सवाल नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। वहां पे जो चोर चोरी करके गए वो इसलिए कर पाए क्योंकि आपका जो मैंडेट था वो सिर्फ मार्जिनल था। ओके। अगर आपका मैंडेट 25-30 सीटें ज्यादा होता बहुमत से, जैसा कि कर्नाटक में है, तो कोई भी चोर सोचता ही नहीं। चोर ने क्यों सोचा वहां मैंडेट को चुराने का? क्योंकि मार्जिनल था। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो डिफरेंस था वो भी 15-20 सीटों का था। बट ये सिचुएशन तो राजस्थान में भी आ सकती है ना? नहीं कहा वहां पे, आप देखो है, आप मानो ना मानो, है कॉन्फ्लिक्ट वहां भी। डिफरेंस जो हमारा 2018 का रिजल्ट था उसमें हमारे और बीजेपी नहीं, अभी वहां तो नया इशू है, वहां तो नया इशू इंटरनली है। हाँ, उस पर भी बात कर लेते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल। हाँ, मतलब गलत क्या है, हर पॉइंट पब्लिक डोमेन में होता है, हर पॉइंट पब्लिक वेलफेयर में। मैं उस स्टेट से आता हूं, बार बार हमारे सारे सीनियर लीडर्स ने बोला है कि बोथ द लीडर्स आर एसेट्स फॉर अस। ट्रू, आई एग्री ऑन दैट। ये शायद मैं नॉट बीइंग फ्रॉम कांग्रेस एंड नॉट बीइंग फ्रॉम बीजेपी और एनी अदर पार्टी एज अ कॉमन मैन भी बोल सकता हूं कि दोनों अपने आप में सजे हुए मजे हुए खिलाड़ी। बिल्कुल। और दोनों की पार्टी को और प्रदेश को जरूरत है। चलिए, वैलिड पॉइंट। बिल्कुल है, बिल्कुल। और जितना मीडिया ने इसको स्टोरी को क्रिएट किया है उसका 5% भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपको मैं बताऊं अभी क्यों योगी और जो उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी CM है मौर्य जी, उनके कॉन्फ्लिक्ट की बात क्यों नहीं होती है? क्यों सर्बानंद सोनोवाल और हेमंतो के कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं होती है? क्यों नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय और लोग जो लड़ाई करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ तक नहीं बैठते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी कॉन्फ्लिक्ट की बात क्यों नहीं मीडिया में होती है? क्यों सिर्फ हमारे ही इश्यूज की बात करते हो? उसका कारण है क्योंकि वो नैरेटिव सेट करने के लिए कहा जाता है। जो मीडिया में दिखाया जाता है ना कि भाई अरे वो तो गया, कई समाचार पत्रों ने और कई चैनलों ने कह दिया वो गया, ये भी चला दिया। कौन गया, कौन नहीं गया, इस तरह की बातें। मैं इस पॉइंट को 100% अग्री नहीं करूंगा। आई डोंट नो कितने % करना चाहिए मुझे, बट ठीक है, अगर आप बोल रहे हो सकता है इसका भी ये भी एक सच हो कि मीडिया कई बार चीज को पेंट करता हो। लेकिन किसी और स्टेट में 2 कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब एक ही पार्टी के 2 नेता
कभी ऐसे अनशन पे भी नहीं बैठे हैं या कभी ऐसे प्रोटेस्ट पे भी नहीं चले गए हैं, वो भी हुआ है, वो भी कभी ऐसे इन जनरल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को लगता है एक कॉमन इंसान को कि शायद थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको पुनः कहता हूं कि वी आर गोइंग टू हैव बोथ ऑफ अस विद अस इन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है। और मैं सर्वे रिपोर्ट के आधार पे आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान में पिछले 30-35 सालों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, क्योंकि वो अल्टरनेट गवर्नमेंट का सिस्टम है। इस बार पहले से ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसका कारण बताता हूँ। हु इज़ द फादर ऑफ ओपीएस? देश को ओपीएस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? राजस्थान के अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने दिया। हु इज़ द फादर ऑफ अर्बन नरेगा? अर्बन नरेगा स्कीम देश को किसने दी? राजस्थान की अशोक गहलोत साहब की सरकार ने। राइट टू हेल्थ, कैन यू इमेजिन, आप जिस कंपनी में काम करते हो वो 25 लाख का बीमा आपके लिए नहीं कराती, पर राजस्थान सरकार ने अपने सारे सिटीजन्स के लिए 25 लाख का राइट टू हेल्थ चिरंजीवी स्कीम के तहत मेडिकल इंश्योरेंस कराया है। तो इतने पायोनियर स्टेप्स उठाए। और अभी जो महंगाई राहत केंद्र चल रहा है, 500 के अंदर गैस सिलेंडर, वृद्धजनों को 1500 रुपये प्रति माह वृद्ध पेंशन, ये सारे जो स्कीम्स है ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं जो बॉटम ऑफ पिरामिड जो सोसाइटी का है। और बहुत पॉजिटिव लोगों के मन में माइंडसेट है राजस्थान की गहलोत सरकार। आई रियली होप ऐसा हो। अगर आप ऐसा ड्रीम कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो, मैं सबको यही दुआ दूंगा उनकी ड्रीम्स पूरी हो। लेकिन डू यू स्टिल बिलीव, और बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ऑनेस्ट आंसर देना, कि इसके ऊपर भी कई बार एक धर्म की जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लेती है, या जातीय राजनीति होती है वो टेक ओवर कर लेती है? आपने देखो, मोदी जी से हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात, पर वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही बात, आपके भी है, हाँ, हर हिंदुस्तान के में रहने वाले व्यक्ति के हैं। ठीक है। क्या आप अपने प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करते हो कि वो पब्लिक रैली को जाके एड्रेस कर, बोलो बजरंग बली की? मोदी जी ये क्यों करा उन्होंने? ताकि पोलराइज होए। क्या हुआ? पोलराइज के नाम पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं प्रोफेसर हूँ ना अबीर, मैं अगर प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे मान लो वो यंकीस की तरह बाल बना के आ जाऊँ, येलो शर्ट और रेड ट्राउजर पहन के आऊँ, आप क्या कहोगे? यार ये कैसा प्रोफेसर? मैं जज नहीं करूँगा। ये नहीं, मतलब मैं आई, बट यू आर जस्टिफाइंग योर प्रोफेशन ब्रदर, यू आर जस्टिफाइंग योर प्रोफेशन, यू आर ओके विद दैट। Everybody has to justify their profession. A doctor is there, he has to behave like a doctor, a professor has to behave like a professor, a prime minister has to behave like a prime minister, a chief minister has to behave like a chief minister. He can't talk like that. या शराब पीना अपने देश में निषेध तो नहीं है ना, तो क्यों आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर शराब पीता पीता इंटरव्यू दे रहा है आपके सामने? तो आप ये कहोगे ठीक है, आई एम ओके विद दैट। नहीं, यू मे बी, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ओके विद दैट, या इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओके और नॉट, बट इफ समथिंग इज नॉट इलीगल, वो मॉरल पुलिसिंग के जोन में नहीं आ जाता। मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूं, मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूं सर, मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप करोगे तो मैं आपको मारूंगा, या मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पीटूंगा सड़कों पे अगर आप करते हुए पाए। हर चीज़ का एक बिहेवियर पैटर्न है, समाज का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक समय है, एक उम्र है, एक मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 18 वर्ष की उम्र में मैं खाने के साथ 3 हरी मिर्च खाता था, अभी खाता हूं तो एसिडिटी हो जाती सर। तो आप कहो अभी खा के खाओ, आपको किसने रोका? अरे भाई अब उम्र है, और 60 साल की उम्र में हो सकता है कि लाल मिर्च भी खाने से हटाऊं, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है, एक सिस्टम होता है, एक प्रैक्टिसेस हैं। तो अब मोदी जी ने तो खूब पोलराइज करने की, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, पोलराइज करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या बोला? मुझे 91 गालियां दे दी,
बोलो बजरंग बली की। उनके ये चुनावी भाषण थे, उन्होंने ये एक बार भी नहीं बोला कि कर्नाटक की सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया। इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। वो सिर्फ ये कहते रहे कि बारे मेरे को 91 बार ऐसे बोल दिया। और हमने क्या बोला कि हम 5 गारंटियां देंगे। वो 91 गाली की बात करते रहे, हम 5 गारंटियों की बात करते रहे। हम ये कहते रहे ये 40% कमीशन खोरी की है इन्होंने, और हम कैसे कर्नाटक में 5 गारंटियां दें। तो कहाँ पोलराइज हुआ। दिस हैज बीन एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हमारे पास एक डेड स्टॉप था कि हम 1 घंटे में ट्राई करेंगे, वाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो ही गया है। बट आई जस्ट प्रे कि हम आगे वापस से मिलें एंड कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग अलग अलग पर्सपेक्टिव आपका भी सुनूं, मेरा भी आपसे पूछूं जितने सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। Thank you. It was wonderful having a conversation. I also enjoyed. Thank you very much, sir. Thank you.